हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो मैं डील करने जा रहा हूँ क्लास 9th का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है मैटर। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड हैविंग मास आर कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो वॉल्यूम घेरती हो, जगह घेरती हो, आयतन घेरती हो और जिसका कोई मास हो, कोई वेट हो, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है। जैसे एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो एक मैटर है। जैसे फूड जो खाते हैं वो एक मैटर है। ऐसे स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट, एनिमल्स, इवन हम ह्यूमन बींग्स भी मैटर हैं। मैटर का एक और डिफिनीसन होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम माप सकें उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे हम एयर को माप सकते हैं कि 1 लीटर एयर है, फूड को माप सकते हैं, स्टोन्स को माप सकते हैं, इतनी केजी स्टोन्स हैं। ओके, तो उनका माप, उनका यूनिट हो। मैटर का क्या होता है? यूनिट होता है। क्या हुआ, पुराने ज़माने में जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को 5 भागों में डिवाइड किया, 5 टाइप्स में डिवाइड किया। एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर। सेम यही हाल ग्रीक फिलासफरों का भी था। ग्रीक फिलासफर और इंडियन फिलासफर ये दोनों ने सबसे पहले पुराने टाइम में मैटर को 5 भागों में डिवाइड किया और उनको पंच तत्व नाम दिया। क्या नाम दिया? पंच तत्व। लेकिन मॉडर्न साइंस जो कहती है, मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं वो मैटर को 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक उनके फिजिकल प्रॉपर्टी पे और दूसरे उनके केमिकल प्रॉपर्टी पे। इस चैप्टर में हम मैटर को उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। तो क्या है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का पहला पॉइंट कहता है मैटर आर स्मॉल एंड मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। जैसे आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग देख लो, आपकी स्कूल की बिल्डिंग छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बना हुआ है। बिल्डिंग भी तो मैटर है ना, तो ब्रिक्स भी क्या हुआ, वो उसका छोटा पार्टिकल हो गया। अगर उस ब्रिक को देखा जाए तो वो ब्रिक भी छोटे छोटे सैंड से मिलकर बना होता है। तो जो छोटे छोटे सैंड्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिन्होंने इतना बड़ा बिल्डिंग, आपके स्कूल के बिल्डिंग को बनाया। दूसरा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है फिजिकल नेचर का? जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। बियॉन्ड और इमेजिनेशन, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे देखिए एयर भी मैटर है लेकिन इसके पार्टिकल हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा आप शुगर का वो दाना देखिए, वो छोटा सा बाइट, छोटा सा दाना, वो उसके अंदर भी छोटे छोटे बहुत ही पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें 2 पॉइंट थे कि मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें हमने पानी भर लिया, वाटर भर लिया और एक मार्क लगा दिया ए। जहाँ तक पानी था वहाँ तक एक मार्क लगा दिया और वहाँ पे ए लिख दिया। फिर क्या किया, उस ग्लास में हमने शुगर डाला। जैसे हमने ग्लास में शुगर डाला तो क्या देखा, जो पानी का लेवल था वो ऊपर बढ़ गया, उस मार्क से ऊपर बढ़ गया। फिर मैंने उस वाटर के अंदर जो शुगर था उसको मिक्स किया। जब मिक्स किया तो फिर मैंने देखा कि जो वाटर लेवल था फर्दर ए पे चला गया। अच्छा, फर्दर ए पे चला गया तो ये क्या प्रूव कर रहा है? जो मैंने शुगर डाला था वो कहाँ चला गया? ओ, हो ना हो, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर भी मैटर है ना, उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं जगह खाली थी। तो हमारे शुगर के जो पार्टिकल्स थे उन जगहों में घुस गए, उन जगहों में जाके सेटल डाउन हो गए, बैठ गए। ठीक है,
तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ओके, दूसरा है पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक में, पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। कैसे? रैंडमली। कैसे बेटा? रैंडमली मूव करते रहते हैं। इसको प्रूव करने के लिए आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। होली में सबने कलर घोला होगा ना। चलिए इस बार क्या करिए, घर पे होली खेलने के लिए जब आप कलर घोलिएगा तो एक बड़े से बकेट में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पानी लेके थोड़ा सा कलर उसमें डाल दीजिएगा, उसको डाल के छोड़ दीजिएगा। डाल के जब छोड़िएगा कुछ टाइम देखिएगा कि पूरे बर्तन में कलर फैल गया है, पूरे पानी में कलर फैल गया है। वो कलर पूरे पानी में कैसे फैला, आइए समझाते हैं। जब आपने कलर को डाला, कलर भी तो मैटर है ना, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये छोटे छोटे कलर के पार्टिकल हैं, ठीक है। और वाटर, आपका जो वाटर है वो भी तो मैटर है, तो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। क्या करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। देखिए ये पार्टिकल इधर मूव किया, ये पार्टिकल इधर मूव किया, ये पार्टिकल ऐसे ही मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। रैंडम मोशन की वजह से ये पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड होते हैं। आपस में जब कोलिजन होता है, आपस में जब टक्कर होता है, तो ये टक्कर खा के इधर उधर भागते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये पार्टिकल चारों तरफ वाटर में बिखर जाते हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये प्रूव हो गया कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। अब इसको प्रूव करने के लिए आप एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, घर पे देख सकते हैं। कभी कभी आप खिड़की से देखते होंगे, खिड़की से रोशनी अंदर आ रही है, खिड़की से लाइट अंदर आ रहा है। उस लाइट के अंदर आप देखते होंगे कि जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं। तो डस्ट भी मैटर है ना, तो डस्ट के पार्टिकल्स इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, जो प्रूव कर रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्शन के बारे में बात किया जाए, अगर कोई आपके बहुत करीब है तो उसको आप अच्छे से पकड़ेंगे, है ना। कोई दूर है तो उसको आप अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है मैटर के पार्टिकल जितने पास होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना अच्छा होता है। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करिएगा, ग्लास में पानी ले लीजिएगा और उस पानी को फिंगर से काटिएगा। आप फिंगर से काटेंगे तो जैसे ही फिंगर आपका क्रॉस करेगा तो वहाँ से पानी हटेगा, लेकिन जैसे ही फिंगर आपका उस जहाँ से पानी हटा उस जगह को क्रॉस करेगा, जो वाटर होगा फर्दर चिपक जाएगा। क्या प्रूव करता है, जैसे आपका फिंगर क्रॉस हुआ वो पानी के जो पार्टिकल से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गए। तो इस तरह से प्रूव होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला क्या है कि जो पार्टिकल हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरा क्या है, जो पार्टिकल हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा क्या है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर की मतलब मैटर की अवस्था क्या है, मैटर कितने प्रकार से पाया जा सकता है और किस वजह से, क्या कारण है, क्या काज है कि मैटर कई टाइप के स्टेट्स में पाया जाता है। तो मैटर कई टाइप के स्टेट में पाया जाता है, उसका कारण है चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होने की वजह से मैटर के कई टाइप में पाए जाते हैं। नॉर्मली मैटर 3 टाइप में पाए जाते हैं। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या होते हैं स्टूडेंट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड का शेप जो होता है वो डिफिनिट होता है। डिफिनिट मतलब फिक्स। जैसे ग्लास सॉलिड है ना तो उसका एक शेप है, ग्लास ऐसे रहता है। जैसे पेड़ सॉलिड है ना तो पेड़ जो ट्रीज हैं उनका शेप फिक्स है, ट्रीज ऐसे रहता है। आपके घर में आपका घर जो है वो सॉलिड है
तो घर का शेप क्या है, वो डिफिनिट है कि हाँ घर का शेप ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन लिक्विड का जो शेप होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। लिक्विड को जिस पॉट में डालेंगे वो उस पॉट का शेप ले लेता है। गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है, उसको भी जिस पॉट में डालेंगे उस पॉट का शेप ले लेगा। ओके, बात करते हैं दूसरी बाउंड्री का। जो सॉलिड होते हैं उनका बाउंड्री डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब फिक्स होता है। जैसे आपका चेयर होगा, उस चेयर का बाउंड्री फिक्स होगा कि चेयर इतने दूर में आएगा। आपका टेबल जिस पर आप बैठ के पढ़ते होंगे, उस टेबल का बाउंड्री फिक्स होगा कि घर में कोने में इतना जगह टेबल लेगा। ठीक है, लेकिन लिक्विड का कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होता है। अगर लिक्विड को छोड़ दिया जाए तो इधर उधर मूव करने लगता है। सेम वैसे ही गैसेस का कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होता है। बात करते हैं वॉल्यूम की, तो जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या है, जो 3D स्पेस सॉलिड कवर करता है वो फिक्स है, उतना ही जगह कवर करेगा। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ओके, बात करते हैं चौथा पार्ट कंप्रेसिबिलिटी की। तो जो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी है वो निग्लेजिबल होती है। निग्लेजिबल का नील होती है, मतलब होती नहीं है। उस कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, पहले ये बात करते हैं। अगर किसी भी मैटर के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं और वो दब जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो कंप्रेसिबल है। अगर वो नहीं दबता है तो हम उसको बोलते हैं वो रिजिड है। तो सॉलिड क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। अब कोई भी मैटर दबेगा कब, जब उनके पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जगह ज़्यादा होगी। तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही अच्छे से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो उनके बीच में जगह कम होती है और हाईली रिजिड होते हैं, इसलिए वो कंप्रेस नहीं करते हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होता है। लेकिन लिक्विड कंप्रेसिबल होता है। लिक्विड को हम कुछ कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। और गैस के पार्टिकल के बीच में तो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गैस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था ना कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो और वो अट्रैक्शन फिर हमने पढ़ा था कि पार्टिकल जितने पास होगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो सॉलिड के पार्टिकल सबसे पास होते हैं, इसलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। फिर लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड होता है। और गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, या कहिए नील, एकदम जीरो होता है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में मिनिमम होता है। अब देखिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आपका काइनेटिक एनर्जी कम वैसे ही हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आप एक दूसरे को पकड़े हुए हैं तो आप पार्टिकल जब एक दूसरे को अच्छे से पकड़े हुए हैं तो पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे। जब पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के हिसाब से कम होता है, इसलिए उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। और गैसेस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नील होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। बात करते हैं डेंसिटी की। तो सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। डेंसिटी मतलब घनत्व। अब देखिए, पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम। अब पार्टिकल जितने ज़्यादा रहेंगे मास उतना ज़्यादा होगा, पार्टिकल जितने करीब करीब रहेंगे मास उतना ज़्यादा होगा। छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा पार्टिकल यानी कि उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा, तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, क्योंकि पार्टिकल कम हो जाता है, पार्टिकल दूर दूर होंगे तो कम ही हो जाएंगे। और गैस का जो डेंसिटी होता है वो मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। सॉलिड के एग्जाम्पल आपको पता ही है, ब्रिक, शुगर, वुड, सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। देखिए सॉलिड का अरेंजमेंट दिखाया गया है, पार्टिकल एकदम करीब फिक्स हैं, इनके बीच में ये स्पेस है क्या है, स्पेस है। यहाँ पे देखिए लिक्विड के पार्टिकल उससे दूर दूर हैं और गैस के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हैं। लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर यहाँ पे लिया गया है, गैस का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया गया है। ठीक है, लेकिन क्या है ना, दो और स्टेट्स के बारे में साइंटिस्ट अब बात करने लगे हैं। बस ये 3 स्टेट मैटर के नहीं होते, दो और स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम बात करना जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा का। किसका बात करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा का। तो क्या होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा मैटर का क्या स्टेट है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जो आयनाइज गैस होते हैं
वो जब सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं तो प्लाज्मा का फॉर्मेशन करते हैं। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स ऑफ द आयनिक गैस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जब आयनिक गैस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं तो वो प्लाज्मा का फॉर्मेशन करते हैं। प्लाज्मा सन पे और स्टार्स पे पाया जाता है, क्योंकि सन पे और स्टार पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो प्लाज्मा होता है, हर एक प्लाज्मा का अपना एक स्पेशल कलर होता है, अपना एक स्पेशल कलर होता है जो डिपेंड करता है कि उसका गैस कौन सा है, किस गैस का वो प्लाज्मा है। ग्लो विथ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। नेचर की गैस के नेचर पे डिपेंड करता है कि प्लाज्मा का कलर कैसा होगा। जैसे फ्लोरेसेंस ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब, जो नियॉन साइन बल्ब है वो प्लाज्मा का बना होता है। नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस भरा होता है और फ्लोरेसेंस ट्यूब में हीलियम या अदर गैस भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये था प्लाज्मा के बारे में। बात करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ये 5वां स्टेट है मैटर का। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को कैसे बनाया जाता है? जब बहुत ही ज़्यादा लोअर डेंसिटी के गैस को हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो बेक का फॉर्मेशन होता है। बेक फॉर्म बाय द कूलिंग गैस ऑफ वेरी लोअर डेंसिटी एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो गैस होते हैं बहुत ही लो डेंसिटी के, उनको जब कूल करते हैं तो वो बेक का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ लिया। होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो। ओके, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? सोचिए, आइस के बारे में सोचिए, वाटर के बारे में सोचिए और वेपर के बारे में सोचिए। ये सब क्या है? सब सेम टाइप के मॉलिक्यूल पार्टिकल के बने हुए ना। H2O पानी ही तो है। पानी का इन 3 फॉर्म में होना, आइस सॉलिड फॉर्म, वाटर लिक्विड फॉर्म और वेपर गैसेस फॉर्म में होना, ये प्रूव करता है कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो यस, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। अब स्टेट चेंज करने के लिए आपके बुक में 2 वे दिए गए हैं। अब उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला वे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसका बेटा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? देखिए बेटा, आराम से समझते हैं। देखिए, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, क्या कराएंगे? जब टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, टी इंक्रीज, देखिए येलो यूज कर रहे हैं हम। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाएगी। अरे सिंपल सी बात है, अगर आप चुपचाप बैठे हैं और कोई ला के कोई गर्म चीज़ आपको चिपका दे तो आप तुरंत आपका हाथ खींच लेंगे, आपके हाथ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि आपका हाथ का टेम्परेचर बढ़ा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए कि हम आपको उठाएं और एक तवे पे बिठा दें, गर्म तवे पे बिठा दें, तो आप तुरंत उछल जाएंगे। क्यों? जैसे आपको टेम्परेचर मिला आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। समझ में आया? वैसे ही जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है तो जो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन है वो भी इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? स्पीड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है। जब स्पीड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल भी डिक्रीज कर जाता है। जब सिंपल सी बात है, अगर वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगा तो आपके बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे डिक्रीज करता है पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ देता है। जैसे पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ता है तो वो सॉलिड से एक स्टेट से लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर फर्दर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहें तो फर्दर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा, फर्दर वाइब्रेशन इंक्रीज करता जाएगा। वाइब्रेशन का यहाँ तो मूवमेंट इंक्रीज करने लगेगा और पार्टिकल जब मूवमेंट इंक्रीज कर रहे हो तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने लगेगा। डिक्रीज क्या? वो नील होने लगेगा, नियरली नील हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा? जो लिक्विड होगा, जो पार्टिकल होगा वो मूव करने लगेगा और लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब उल्टा बात करते हैं। उल्टा क्या बात करते हैं बेटा? उल्टा बात करते हैं हम टेम्परेचर डिक्रीज करा के।
ठीक है, तो ये साइन किधर जा रहा है, वापस। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कराएंगे, देखिए बेटा, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा बेटा, जो वाइब्रेशन है का स्पीड है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। जब स्पीड डिक्रीज करेगा वाइब्रेशन का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो पार्टिकल का मूवमेंट क्या होगा, वो भी डिक्रीज करेगा। तो पार्टिकल धीरे धीरे गैस से लिक्विड में चेंज होने लगेगा। ठीक है, अगर फर्दर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कराएं तो काइनेटिक एनर्जी फर्दर डिक्रीज करेगी, स्पीड ऑफ वाइब्रेशन फर्दर डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्दर इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो वाइब्रेशन में बहुत कम हो जाएगा। पार्टिकल एक पोजीशन पे फिक्स होने लगेंगे और लिक्विड गैस में चेंज, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैटर कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होगा। बेटा एक छोटा सा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, वो फिक्स टेम्परेचर, और फिक्स टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। वो फिक्स टेम्परेचर जिस पे सॉलिड, फिक्स टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और इस फेनामेना को मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कहते हैं। वाटर के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट से वो फिक्स टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड वेपर या गैस में चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और फिक्स टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटा, फॉर वाटर क्या होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस फिनोमेना को हम बॉइलिंग ऑफ लिक्विड कहते हैं। देखिए बेटा, लिक्विड जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स यहाँ पे आपके 9th में है, एक केल्विन है, एक डिग्री सेल्सियस है। केल्विन जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर दें तो केल्विन में चेंज हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल एक लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच, वेट, हाउ मच केल्विन। तो केल्विन इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273, कितना हो गया बेटा, 8 9 298 केल्विन। ऐसे ही अगर केल्विन दिया होगा तो उसमें अब 273 माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। आइए बेटा बात करते हैं हम लोग लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होता है, ओके बेटा, चलिए तो डील करते हैं हम लोग लेटेंट हीट के बारे में। चलिए, लेटेंट हीट क्या है, तो लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट दैट यूज टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। वो हीट का वो अमाउंट जो यूज होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने में, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट दो टाइप का होता है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg solid into its liquid at fixed temperature, or you can say at boiling point, is called latent heat of latent heat of fusion. Same वैसे ही amount of heat required to change 1 kg of liquid into its vapor at fixed temperature or at its boiling point is called latent heat of वेपोराइजेशन। ओके, तो ये था लेटेंट हीट। देखिए वर्ड लेटेंट का मतलब होता है बेटा हिडन। हिडन मीन्स छुपा हुआ। कैसे छुपा हुआ, देखिए समझाते हैं। क्या होता है, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पहुंचता है, वाटर लेके समझा रहे हैं, उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाते रहिए। यहाँ से कितना भी टेम्परेचर आप बढ़ाइए, यहाँ पे अगर थर्मामीटर आप डालें हैं तो उसका जो मेजरिंग पॉइंट है, जो यूनिट, हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। क्यों, अच्छा हम तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसको बढ़ना चाहिए ना, वो टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं। अच्छा, तो जो हम हीट दे रहे हैं वो छिप जा रही है, कहीं हिडन हो जा रही है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। अब वो हीट कहाँ यूज होती है, तो वो
जो होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल को ब्रेक करने में यूज होती है। तो ये था बेटा लेटेंट हीट। अब एक बात करते हैं सब्लिमेशन की, ठीक है। तो क्या होता है सब्लिमेशन, बेटा सुनिए। अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब कोई सॉलिड को गर्म करें, हीटअप करें तो वो डायरेक्ट क्या हो, गैस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज ना हो, तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन, इनको सब्लिमेशन देखिए, अब इनको बोलेंगे सब्लिमेशन। देखिए जो सॉलिड जो होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, ऐसे मैटर जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, या ऐसे सॉलिड जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, उनको हम सब्लाइम सॉलिड कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड सब्लाइम सॉलिड्स। जैसे कैम्फर, कपूर आपने देखा होगा, पंडित जी को देखा होगा हाथ में लेके ऐसे कपूर जलाते हैं, तो उनका हाथ नहीं जलता। हाथ क्यों नहीं जलता है बेटा? जब कपूर जल रहा होता है तो कपूर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होके ऊपर चला जाता है, तो हाथ पे लिक्विड आती नहीं है गरम। अगर हाथ पे गरम लिक्विड गिरती तो पंडित जी हाथ में लेके ऐसे पूजा नहीं करते। तो कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, ये हो गया। ये सब क्या है? सब्लाइम सॉलिड हैं। तो हमने पहला इफेक्ट देखा कि टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर्स पे। अब देखने जा रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है बेटा। सुनिएगा, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है। सिंपल सी बात है, पिस्टन आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में बनाया भी है। अगर हम पिस्टन बढ़ाते जाते हैं, पिस्टन नीचे दबाते जाते हैं तो गैस के पार्टिकल एक के पास आते जाते हैं, ठीक है। जब पार्टिकल का जो डिस्टेंस वो डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इंक्रीज करेगा। हमने बताया था आप जितने करीब किसी के रहेंगे वो उतने अच्छे से आपको पकड़ सकता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। हाँ, आप किसी को पकड़ लेंगे तो वो मूव कर नहीं पाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल क्या होगा बेटा? जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो पार्टिकल करीब आना शुरू करेगा, ठीक है, करीब आना शुरू करेगा। ओके, तो जब हमने करीब आना शुरू करेगा, ठीक है, तो ये ओके बेटा, थोड़ा सा गलती हुआ है, अभी मैं आपको इसको दोबारा बता रहा हूँ। वेट अ मिनट, हमने उल्टे एरो पे बना दिया, अभी बस बात बता रहा हूँ, सुनिए, फर्दर सुनिए, यहाँ से बात करते हैं। हाँ, तो जैसे ही जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कराएंगे, प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तो पार्टिकल क्या होगा? डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी बेटा तो पार्टिकल पास पास होंगे, उनका जो वाइब्रेशन है वो धीरा होगा और उसमें जो गैस होगा वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और फर्दर हम प्रेशर इंक्रीज करते रहे तो फर्दर डिस्टेंस डिक्रीज करता जाएगा, फर्दर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता जाएगा, और फर्दर जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करती जाएगी, और जो पार्टिकल से करीब करीब आ जाएंगे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनका मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा, और सॉलिड जो लिक्विड होगा वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर प्रेशर हम डिक्रीज कराएं, तो देखिए जब प्रेशर डिक्रीज कराएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, वाइस वर्सा, एकदम वाइस वर्सा चल रहा है ना, डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा बेटा? पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा। जब पार्टिकल मूवमेंट बढ़ेगा तो पार्टिकल दूर दूर जाने लगेंगे, और जब दूर दूर जाने लगेंगे तो वो अपना जगह छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे तो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखिए एट हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे जो CO2 गैस है वो CO2 सॉलिड में चेंज हो जाता है, और सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस।
ओके, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। होप कि आपको जो इफेक्ट है वो दोनों इफेक्ट आपको समझ में आया होगा, टेम्परेचर का भी और प्रेशर का भी। ओके, चलिए बात करते हैं हम इवेपोरेशन का। ओके, किसका बेटा? इवेपोरेशन का। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस किया, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज होता है। ठीक है, यानी कि वो फिक्स टेम्परेचर आने के बाद ही कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है। लेकिन इवेपोरेशन के केस में क्या है? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट आने के पहले ही अगर कोई लिक्विड अपने वेपर में चेंज हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो इवेपोरेट हो रहा है, उसका इवेपोरेशन हो रहा है। और इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। क्या होता है? सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना मतलब क्या है कि जो लिक्विड होगा उसके सरफेस में जो पार्टिकल होंगे वही इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब डिस्कस करते हैं बेटा कुछ फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को फेवर करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। देखे होंगे गर्मियों में अगर घर पे हम पानी बाहर रखें, अगर प्याले में रख दें और गिलास में रख दें तो किसका पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? बताइए। हाँ, जल्दी जो प्लेट है उसका पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और गिलास का पानी इवेपोरेट होने में कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लेट का जो है सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो सरफेस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। अभी हमने पढ़ा कि ये सरफेस फिनोमेना है। अब सरफेस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, जब इन पे सनलाइट पड़ेगा तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये पार्टिकल जो सरफेस पे हैं वो सरफेस को छोड़ के वेपर बन के एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे और इसी को कहते हैं बेटा हम इवेपोरेशन। जब इस एक सरफेस के पार्टिकल निकल जाएंगे तो दूसरे सरफेस वाले आ जाएंगे, फिर उन पे हीट पड़ेगा, फिर उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वो भी सरफेस को छोड़ के निकल जाएंगे। इसलिए इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमेना होता है। तो सरफेस जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतने ही रैपिडली होगी। ओके, सरफेस ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस कम इवेपोरेशन कम। अब दूसरा बात करते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतने तेज होगी, उतना रैपिड होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप गर्मी में पानी बाहर रख रहे हैं तो वो जल्दी उड़ जाता है। कॉमन सेंस है, कॉमन लाइफ में आपने देखा होगा, अगर गर्मी में आप छत पे पानी रख दे चिड़ियों को पीने के लिए तो वो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ओके, और जाड़े में अगर आप पानी रखें तो जाड़े में टेम्परेचर कम होता है तो पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जल्दी पार्टिकल की बढ़ती नहीं है। यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना तेज होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा इवेपोरेशन भी उतना कम, उतना धीरा होगा। बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा? नमी। एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है और नमी क्या इफेक्ट डालती है? देखिए, नमी जितना ज़्यादा होगा, सॉरी वेट मिनट, ओके, नमी जितना ज़्यादा होगा बेटा टेम्परेचर उतना ही कम होगा। नमी जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना कम होगा और टेम्परेचर जितना कम होगा इवेपोरेशन उतना स्लो होगा। ओके, नमी अगर ज़्यादा तो इवेपोरेशन स्लो, नमी कम तो इवेपोरेशन ज़्यादा। अब बात करते हैं विंड वेलोसिटी। विंड की स्पीड, विंड कितना तेज चल रहा है। आपने देखा होगा ना, अगर हवा तेज चलता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? देखिए, आपका कपड़ा भीगा होता है और उसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तो उसके वेपर बनते हैं और वेपर वाटर के ही वेपर है ना, वहाँ कपड़े के पास एटमॉस्फेयर में आ गए तो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आया तो उसने ह्यूमिडिटी को बढ़ा दिया, नमी को बढ़ा दिया। जब नमी को बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन धीरा होने लगेगा। लेकिन जब हवा तेज रहेगी तो वो वाटर वेपर को उड़ा के कहीं और लेती चली जाएगी। जब वाटर वेपर कहीं और चला जाएगा तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होगा तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यानी कि विंड स्पीड जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना तेज होगा। क्या होगा? इवेपोरेशन उतना तेज होगा। ओके, और विंड स्पीड जितना कम होगा इवेपोरेशन विंड स्पीड जितना कम होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा कम होगा। ठीक है, होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में
शेयर करिए। ओके बेटा, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।